वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड चंद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस टी वेयर ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन या फंक्शन होते हैं उनको लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। लीनियर फ्रैक्शनल इसलिए कहा जाता है कि इसमें इसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में दो लीनियर फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, ए जेड प्लस बी और सी जेड प्लस बी। इसका एक और नाम है जिसमें इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको कहा जाता है। अब स्टूडेंट लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए याद रखें, दो रिजल्ट याद रखें। एक तो ये कि कोई भी लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किसी लाइन या सर्कल को लाइन या सर्कल के ऊपर मैप करेगी। ये आपके पास दो प्लेन है, एक जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन। कोई भी लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन किसी लाइन को, तो ये एक लाइन है जेड प्लेन में, इसको डब्ल्यू प्लेन में किसी लाइन या किसी सर्कल के ऊपर मैप करेगी। इसी तरीके से अगर जेड प्लेन में हमारे पास कोई सर्कल हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सर्कल को भी किसी लाइन या सर्कल के ऊपर ही मैप करेगी। मीन कि a linear fractional transformation maps a circle or line onto a circle or a line। सर्कल या लाइन को वापस किसी सर्कल या लाइन के ऊपर ही ट्रांसफॉर्म करेगी। अब कब कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी लाइन को सर्कल के ऊपर मैप करेगी या सर्कल को लाइन के ऊपर मैप करेगी, तो उसके लिए याद रखें स्टूडेंट, ये अगर हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस बी। अब इसका पोल अगर हम निकालें तो पोल किस पॉइंट के ऊपर आएगा, सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज z इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, ये इसका पोल होगा। अब स्टूडेंट याद रखें कि अगर लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर पोल, अगर जेड प्लेन में से आपके पास किसी लाइन या सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ये पोल आ जाए, ये जेड की जो वैल्यू है पोल, लाइन या सर्कल की बाउंड्री के ऊपर अगर पोल आ जाए तो ये समझें कि डब्ल्यू प्लेन में आपको हमेशा के लिए एक लाइन ही मिलेगी। यहाँ पे जेड प्लेन में अगर सर्कल या लाइन की बाउंड्री के ऊपर ये पोल आ जाए तो राइट साइड पे डब्ल्यू प्लेन में आपको हमेशा के लिए एक लाइन मिलेगी। अगर पोल से स्टूडेंट ये लाइन या सर्कल की बाउंड्री के ऊपर नहीं आ रहे, कहीं और आ रहा है तो उस वक्त हमेशा के लिए हमें डब्ल्यू प्लेन में एक सर्कल ही मिलेगा। मीन्स कि अगर पोल लाइन या सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हुआ तो डब्ल्यू प्लेन में हमेशा के लिए एक लाइन मिलेगी। अगर पोल लाइन या सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ना हुआ तो डब्ल्यू प्लेन में हमेशा के लिए एक सर्कल हमें मिलेगा। अब इसको आप ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं। याद रखें कि पोल तो वो पॉइंट होगा कि z इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, इसके ऊपर डब्ल्यू प्लेन में वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिलेगी। पोल से मुराद ही क्या होती है, सिंगुलरिटी होती। तो याद रखें कि जब भी पोल बाउंड्री के ऊपर हुआ, लाइन की बाउंड्री के ऊपर या सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हुआ, तो हमें यहाँ पे डब्ल्यू प्लेन में एक लाइन मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि लाइन के ऊपर तो इन्फिनिटी पॉइंट हमें मिल सकता है, क्योंकि लाइन जो है ये, क्योंकि इनफाइनाइट
इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको आप एक्सटेंड करते जाएं तो ये इनफाइनाइट इसकी लेंथ बनेगी। लेकिन सर्कल को हम अगर एक फाइनाइट रेडियस का हमारे पास सर्कल है तो उसके ऊपर इन्फिनिटी हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि फाइनाइट रेडियस के जब भी हम सर्कल लेंगे तो उसके हर पॉइंट जो है उसके ऊपर वैल्यू कोई ना कोई डिफाइंड वैल्यू हमें मिलेगी, मीन्स की इन्फिनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन लाइन के केस में क्योंकि लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटी तक, तो इसलिए जब भी सर्कल या लाइन की बाउंड्री के ऊपर पोल होगा तो उसका इमेज जो है वो डब्ल्यू प्लेन में हमेशा के लिए एक लाइन होगा। ये आप स्टूडेंट दो बातें याद रखनी है। एक तो ये कि किसी भी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का इमेज किसी इसमें किसी लाइन या सर्कल का इमेज वापस कोई लाइन या सर्कल मिलेगा। मीन्स के सर्कल से सर्कल मिल सकता है, सर्कल से लाइन मिल सकती है, लाइन से सर्कल या लाइन से लाइन, तो ये इसके इमेज मिल सकते हैं हमें। सेकंड ये याद रखना है कि जब किसी लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का पोल सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है तो फिर भी हमें लाइन मिलेगी डब्ल्यू प्लेन में, लाइन की बाउंड्री के ऊपर आता है पोल तो फिर भी डब्ल्यू प्लेन में हमें लाइन ही मिलेगी। अब याद रखिए ये जो लाइन और सर्कल जो है ये तो इक्वलिटी के केस में आएंगे। जब हमारे पास इनइक्वलिटीज होंगी तो इनइक्वलिटीज में हमें पता है कि अगर लाइन है तो लेस देन आर इक्वल टू 0 या लेस देन आर इक्वल टू 1 मीन्स के यहाँ पे इनइक्वलिटी का जो साइन जब हम यूज़ करेंगे तो उस वक्त लाइन जो है वो हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, हाफ प्लेन बिलो द लाइन और अबव द लाइन। और सर्कल के केस में भी जब इनइक्वलिटीज आती हैं तो या तो इंटीरियर ऑफ सर्कल हमें मिलता है या एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो जब इक्वलिटी आएगी तो उस वक्त लाइन लाइन के ऊपर आएगी, सर्कल सर्कल के ऊपर आएगा। इनइक्वलिटी में फिर यहाँ पे हमारे पास ये होगा कि हाफ प्लेन आ सकता है लाइन के केस में, सर्कल के केस में इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ सर्कल हमारे पास आएगा। अब स्टूडेंट चंद प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं। फाइंड इमेज ऑफ y लेस देन और इक्वल टू 1 अंडर ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन z। y लेस देन और इक्वल टू 1 ये इनइक्वलिटी है, लेकिन y इक्वल टू 1 ये एक लाइन है। अब हमने y लेस देन और इक्वल टू 1 से मुराद स्टूडेंट इस लाइन के बिलो ये हाफ प्लेन, ये y लेस देन और इक्वल टू 1 है। अब अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन विच इज क्लियरली अ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हमने इमेज फाइंड करना है कि डब्ल्यू प्लेन में इसका इमेज क्या आएगा। अब डब्ल्यू प्लेन में एक बात तो क्लियर है कि y इक्वल टू 1 ये जो लाइन है इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये पोल जो है एक तो फंक्शन का कौन सा आता है w इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन जेड, तो इसका पोल है z इक्वल टू 0 के ऊपर। z इक्वल टू 0 हम देखते हैं कि ये लाइन के ऊपर नहीं आ रहा। जब लाइन के ऊपर नहीं आ रहा तो अभी हमने डिस्कस किया है कि जब पोल लाइन या सर्कल की बाउंड्री के ऊपर नहीं आएगा तो डब्ल्यू प्लेन में हमेशा के लिए हमें एक लाइन मिलेगी। एक बात अंडरस्टूड है कि हमें डब्ल्यू प्लेन में इसका इमेज जो है एक सर्कल मिलेगा। सॉरी, जब सर्कल लाइन की बाउंड्री के ऊपर पोल ना हो तो डब्ल्यू प्लेन में एक सर्कल मिलता है, तो इसका इमेज एक सर्कल होगा। लेकिन सर्कल कहाँ पे होगा, सेंटर कहाँ पे होगा, रेडियस कितना होगा, ये हम उस वक्त निकाल सकते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए तो इसको मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट। हमारे पास W की वैल्यू है W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन जेड। अब हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से z की वैल्यू निकालते हैं एज यूजुअल जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते रहे। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन जेड विच इम्प्लाइज WZ इज इक्वल टू Z माइनस 1 और यहाँ से WZ माइनस Z इज इक्वल टू 1 which implies W minus 1 into Z is equal to माइनस 1, यहाँ पे भी माइनस 1 आएगा। अब यहाँ से
z की वैल्यू अगर हम निकालें स्टूडेंट, तो ये आ जाएगी -1/w-1। अब चूंकि हमें तो वैल्यू चाहिए y की वैल्यू, y लेस देन आर इक्वल टू 1, तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए z को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस अयोटा y, which implies x plus iota y is equal to -1 upon w is equal to u plus iota v -1। और स्टूडेंट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन u माइनस वी, u-1 प्लस अयोटा वी। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने स्केल अलग कर दिए हैं। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में इसको -1 अपॉन u-1 प्लस अयोटा वी, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, u-1 माइनस अयोटा वी, u-1 माइनस अयोटा वी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -u-1 माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, प्लस अयोटा वी अपॉन, यहाँ पे इक्वल का साइन यूज करते हैं, तो ये बन जाएगा u-1 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, सिंस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यूज है x प्लस अयोटा y की। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, y की वैल्यू अगर हम निकालें तो v अपॉन u-1 होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, नाउ गिवन y लेस देन आर इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं u-1, इसको y की वैल्यू यहाँ पे यूज कर देते हैं, v अपॉन u-1 होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 1। और स्टूडेंट यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं v इज लेस देन आर इक्वल टू u-1 होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है विच इम्प्लाइज u-1 होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू v। और यहाँ से मैं इसको ऐसे लिखता हूँ u-1 होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस v इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, तो इसकी फॉर्म बन जाएगी u स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस v स्क्वायर, चलो पहले ऐसे लिख देते हैं u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 u प्लस 1 माइनस v इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये क्लियरली सर्किल की इक्वेशन है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2u माइनस v प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्लियरली ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल which represents exterior of a circle अगर इक्वल टू 0 होता तो एक्सटीरियर सर्कल की बाउंड्री आती, और लेस देन आर इक्वल टू 0 होता तो इंटीरियर आता, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो एक्सटीरियर ऑफ सर्कल है विद सेंटर एट। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो सिंपल फार्मूला ये होता है -12 ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ u एंड v। ये आप डायरेक्ट यहाँ से सेंटर निकाल सकते हैं, तो -12 ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ u जब हम लेंगे तो ये बन जाएगा 1, और
यहाँ पे माइनस हाफ जब करेंगे तो 1/2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सेंटर है। इसको आप कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं 1+1/2 आयोटा। इस पॉइंट के ऊपर सेंटर होगा। अब रेडियस भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आर का फार्मूला होता है g² + f² - c। तो g से मुराद 1 है, 1 का स्क्वायर, f से मुराद 1/2 है का स्क्वायर, और c से मुराद यहाँ पे 1 है, तो -c मीन के -1। तो इसकी वैल्यू जो है स्टूडेंट हम देख सकते हैं, यहाँ पे 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 स्क्वायर, फिर ऊपर रूट भी है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2। मीन्स के इसका जो इमेज है वो एक सर्कल होगा जो कि पॉइंट जिसका सेंटर 1,1/2 मीन्स के 1+1/2 आयोटा, और रेडियस 1/2 मीन्स के हाफ रेडियस होगा। तो इसको हम यहाँ पे स्केच कर देते हैं कि से ये हमारे पास ये पॉइंट 1 है, इसको भी 1 -1 -1। तो रेडियस है 1,1/2। तो यहाँ पे ये 1+1/2 आयोटा इस पॉइंट के ऊपर इसका रेडियस आ जाएगा। अब सॉरी सेंटर आ जाएगा। अब रेडियस हाफ है, तो हाफ मीन से यहाँ तक की लेंथ हाफ है, तो ये जो सर्कल बनेगा मीन्स के एक रफ सा सेंटर पॉइंट के ऊपर होगा, और यहाँ से ये इसका रफ सा स्केच है। मीन्स के ये जो हाफ प्लेन है जेड प्लेन में, ये एक सर्कल का एक्सटीरियर हमें मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ये कंडीशन है। तो इस सर्कल का जो एक्सटीरियर है स्टूडेंट, ये हमारा इमेज होगा। ठीक है, तो यहाँ से के इमेज को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये इसका एक्सटीरियर इनके लोअर हाफ प्लेन को ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये एक्सटीरियर आपका सर्कल के ऊपर मैप करेगी। अब स्टूडेंट यहाँ से इसका जो अपर हाफ है ये कहाँ पे जाएगा? तो अपर हाफ जो है से ये इसके पॉइंट अगर हम लेते हैं, ये स्टार से मैं इनको डिनोट करता हूँ। अपर हाफ प्लेन के जो पॉइंट्स ये इसके फिर इंटीरियर में आ जाएंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और बाउंड्री ऑफ द लाइन जो है कहाँ पे आएगी? बाउंड्री ऑफ द लाइन बाउंड्री आपका सर्कल के ऊपर ही आएगी। मीन के लाइन को सर्कल के ऊपर मैप किया, और फिर क्योंकि ये इनइक्वालिटी थी तो हाफ प्लेन जो बिलो द लाइन जो है वो एक्सटीरियर ऑफ सर्कल के ऊपर मैप हो गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, composition of two linear fractional transformation is a linear fractional transformation। कि दो लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट, f ऑफ z इक्वल टू a1z प्लस b1 c1z प्लस d1, ये एक लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकंड g ऑफ z मैंने ली हुई है a2z प्लस b2 c2z प्लस d2। तो यहाँ पे ये कंडीशन होगी a1 d1 माइनस b1 c1 नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे a2 d2 माइनस b2 c2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये दो लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है। f कंपोजिशन g ऑफ z हम यहाँ पे पहले निकालते हैं, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा? f कंपोजिशन g ऑफ z की जगह यहाँ पे ये वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है, फिर f को अप्लाई किया है, ये बन जाएगा a1, और फिर ये सारी वैल्यू, फिर प्लस b1 c1 इंटू z की जगह भी सारी वैल्यू है प्लस d1। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इसका हमने एलसीएम लिया है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में। एलसीएम लेके हमारे पास ये टर्म बनी है, डिनोमिनेटर एक जैसा था, ये सेम था, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये टर्म बची है
अब हमने अगेन हमारा टारगेट ये है कि यहाँ से हम अगेन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएं, बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए z के साथ जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ मैंने ले लिया है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको मैंने एक तरफ ले लिया है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब ये जो सारी टर्म है इसको a का नाम दे दिया है, इस सारी जो टर्म जो है इसको b का नाम दे दिया है। इसी तरीके से z के साथ डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको c के इक्वल ले लें, और ये क्योंकि ये सारी कांस्टेंट हैं और ये जो टर्म है इसको d के इक्वल ले लें, तो ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस टी। तो आप देख सकते हैं कि अगेन ये एक लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन ही आई है जिसमें ए बी सी डी की वैल्यूज अब डिफरेंट हैं। अब इसमें हमने ये भी प्रूव करना है, याद है कि लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन में ये कंडीशन होती है कि ए डी माइनस बी सी दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको भी यहाँ पे मैंने प्रूव किया हुआ है। नाउ ए डी माइनस बी सी, जस्ट ये वैल्यूज ले लें, ये ए बी सी डी ये वैल्यूज हैं, तो ए डी माइनस बी सी की मैं यहाँ पे वैल्यूज ली। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई किया है, कुछ चार जो टर्म्स हैं वो तो कैंसिल आउट हो गई हैं, बाकी जो टर्म्स हैं ये आपके सामने ये बच गई हैं। अब स्टूडेंट ये जो टर्म्स है ये इक्वल आती हैं ए वन डी वन माइनस बी वन सी वन इंटू ए टू डी टू माइनस बी टू सी टू। अब यहाँ पे क्लियरली ये आप ये जो लास्ट स्टेप है इसको मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली सारी टर्म्स आएंगी। अब ये नॉट इक्वल टू जीरो है, उसकी रीजन ये है कि ये टर्म भी नॉट इक्वल टू जीरो है और ये भी नॉट इक्वल टू जीरो। कैसे? ये ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें आप, ए वन डी वन माइनस बी वन सी वन ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है, ए टू डी टू माइनस बी टू सी टू ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इससे मुराद ये कि ये सारी टर्म नॉट इक्वल टू जीरो आएगी। और ये सारी वैल्यू है किसकी? ये असल में वैल्यू है ए डी माइनस बी सी। सो ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर लिया कि कंपोजिशन ऑफ एनी टू लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है set of all linear fractional transformation form a non-abelian group। set of all linear fractional transformation non-abelian group बनाता है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने ये प्रूव किया है कि दो लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन को LFT से मैं डिनोट कर रहा हूँ। If f and g are two linear fractional transformation, then f composition g is also linear fractional transformation। तो इस प्रॉपर्टी में ये जो क्लियर प्रॉपर्टी है इसमें आप ये इससे पहले वाला जो अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया उस सारे को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्लियर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। इसकी रीजन ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड बिकॉज कंपोजिशन ऑफ मैपिंग इज ऑलवेज एसोसिएटिव। तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा के लिए जो है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग मीन के एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ जो है ये इक्वल होता है एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ मीन के कंपोजिशन ऑफ मैपिंग इज ऑलवेज एसोसिएटिव। तो यहाँ से ये कंडीशन आ गई। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे ए जेड इक्वल टू जेड। अब ये जो मैपिंग है ये एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कह सकते हैं? अब यहाँ पे आई जेड इक्वल टू स्टूडेंट जेड के इक्वल है। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। और यहाँ पे ए की जगह 1 वैल्यू ले लें, बी की जगह 0 वैल्यू ले लें, सी की जगह भी 0 वैल्यू ले लें और डी की जगह 1 वैल्यू ले लें। तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, जेड की इक्वल आ जाएगा। तो क्लियरली ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्लियरली ये एक लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है और ये आइडेंटिटी मैपिंग है। इसको आप किसी भी मैपिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही मैपिंग आएगी। तो मीन्स के आई जेड इक्वल टू जेड ये आइडेंटिटी मैपिंग यहाँ पे काम करेगी और ये लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। इससे मुराद ये है कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं
डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस टी, ये एक जनरल लीनियर ट्रांसफर बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ली है। अब इसका इन्वर्स हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल डब्ल्यू की ये वैल्यू बन जाएगी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो यहाँ पे ये सी जेड प्लस डी को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करें और फिर हमारे पास ये फॉर्म बनेगी, और यहाँ से इसको सॉल्व करके जेड की वैल्यू निकालनी। तो जेड की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, बी माइनस डब्ल्यू डी डब्ल्यू सी माइनस ए। अब ये देखिए ये अगेन एक बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, और ये इसका इन्वर्स कहलाएगा। इन्वर्स कैसे कहलाएगा, क्योंकि हमें तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू गिवन थी, वहाँ से हमने जेड की वैल्यू फाइंड की। तो ये ऐसे ही है जैसे अगर हमें कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन हो तो हम उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, से अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स को से आप ये कह दीजिए 2x के इक्वल है, मीन के y इक्वल टू 2x है, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x इज इक्वल टू 2/y। अब x जो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो x किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स ऑफ y के इक्वल होगा। एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल 2/y, और y को x से जब हम रिप्लेस कर देते हैं तो एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2/x। तो इसी तरीके से यहाँ पे चूंकि w इक्वल टू एफ ऑफ जेड गिवन था हमें, तो हमने यहाँ से z की वैल्यू निकाल ली है। तो ये अगेन एक बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये इनवर्स है इसका। कौन सी जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है, w इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस टी, ये इसका इनवर्स है ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे मुराद ये है कि हर जो लीनियर बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट एंड के ऊपर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2z एंड जी जेड इक्वल टू जेड प्लस 3 बी टू लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये दोनों लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें यहाँ पे b की वैल्यू 0 है और डिनोमिनेटर में c की वैल्यू भी 0 है और d इक्वल टू 1 है। ये भी बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको भी बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम इसको ये जो कि हमने डिसप्रूव करना है, तो इसके लिए एग्जांपल एक एग्जांपल ही काफ़ी होगी। तो ये दो लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन हैं। एफ कंपोजिशन जी ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ पे एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड दोनों डिफाइन है। एफ कंपोजिशन जी ऑफ जेड की वैल्यू एफ ऑफ जी ऑफ जेड और जी ऑफ जेड जेड प्लस 3 के इक्वल है। एफ को अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू जेड प्लस 3 2z प्लस 6 आ जाएगा। जी कंपोजिशन एफ ऑफ जेड जी ऑफ एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ एफ ऑफ जेड से मुराद 2z है, तो जी ऑफ 2z लेंगे तो z प्लस 3 मीन्स कि 2z प्लस 3। तो क्लियरली आप देख सकते हैं एफ कंपोजिशन जी इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ। So commutative law does not hold in set of all linear fractional transformations। तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं which implies set of all linear fractional transformation forms a non-abelian group। तो ये स्टूडेंट हमने प्रूव करना था।